अध्याय। हम्म। आज हम उत्तर प्रदेश के शानदार इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे सामने है क्रॉनिकल्स ऑफ उत्तर प्रदेश किताब के कुछ अंश, और मकसद ये समझना है कि आखिर ये जमीन, जिसे कभी मध्य देश कहते थे, वो हजारों सालों से भारत की कहानी का केंद्र कैसे बनी रही। हाँ, मतलब संस्कृति हो, धर्म हो या सियासत, हर कहानी यहीं से गुजरती नजर आती है। और इस सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। अच्छा। पहला प्राचीन काल, फिर मध्यकाल जब ये सल्तनतों और मुगलों की सत्ता का दिल बना, और आखिर में आधुनिक काल, मतलब जब ये आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान बन गया। बिल्कुल। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हर दौर ने यहाँ की मिट्टी पर अपनी क्या छाप छोड़े। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। प्राचीन काल में इसे मध्य देश कहा जाता था। हाँ, रामायण महाभारत से क्या रिश्ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मध्य देश सिर्फ भूगोल नहीं था, ये एक सांस्कृतिक पहचान थी। अच्छा। ये वो धुरी थी जिसके चारों ओर वैदिक संस्कृति, आप कह सकती हैं, विकसित हुई। और जब महाकाव्यों की बात आती है तो उत्तर प्रदेश महज एक लोकेशन नहीं रहता, वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। हाँ, एक किरदार बन जाता है। रामायण की कहानी तो पूरी तरह से अयोध्या और चित्रकूट के इर्द गिर्द घूमती है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि। बिल्कुल। सरयू के किनारे कौशल महाजनपद की राजधानी, और चित्रकूट जहाँ उन्होंने अपने वनवास का सबसे जरूरी समय बिताया। रामायण का केंद्र तो बहुत साफ है। क्या महाभारत के साथ भी ऐसा ही था, या उसका दायरा ज्यादा फैला हुआ था? महाभारत का दायरा बेशक बड़ा था, लेकिन उसका दिल भी यही इलाका था। अच्छा। कहानी का जो केंद्र है, हस्तिनापुर, वो आज के मेरठ के पास यही था। पर इसके अलावा भी देखिए, मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली। हाँ, शूरसेन की राजधानी, फिर कंपिल जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, यहाँ तक कि वो लाक्षागृह भी, जहां पांडवों को जलाने की कोशिश हुई थी। वही, वो भी आज के बागपत के पास इसी जमीन पर था। तो ये कह सकते हैं कि इन महाकाव्यों की आत्मा इसी मिट्टी में बसी है। ये तो कमाल है। मतलब पौराणिक कथाओं की जड़ें यहाँ कितनी गहरी हैं, लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। महाकाव्यों के बाद ये क्षेत्र नए विचारों का, नई धर्मों का भी गवाह बना। बिल्कुल। स्रोतों में उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा गया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। ऐसा क्यों? ये दावा इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का लगभग हर महत्वपूर्ण पल इसी जमीन पर गुजारा। हर महत्वपूर्ण पल? हाँ, असल में ये सिर्फ घटनाओं का गवाह नहीं था, ये वो उपजाऊ जमीन थी जहाँ उनके विचार पनपे और फिर पूरे एशिया में फैले। इससे थोड़ा और विस्तार से बताइए, कौन कौन सी वो जगह हैं जो ये साबित करती हैं? सबसे पहले तो सारनाथ, वाराणसी के पास। हाँ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वहीं दिया था। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म के पहिए का घूमना। बिल्कुल, एक नए वैचारिक युग की शुरुआत का प्रतीक। वहां का धमेक स्तूप आज भी उस पल की गवाही देता है। और फिर श्रावस्ती है, जहां बुद्ध ने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा चौमासे गुजारे, सबसे ज्यादा उपदेश दिए, और आखिर में कुशीनगर, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। मतलब जन्म को छोड़कर उनके जीवन का पूरा चक्र यहीं पूरा हुआ। सही कहा। और ये सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं था ना, कौशाम्बी का भी जिक्र आता है। बिल्कुल। कौशाम्बी तो इस क्षेत्र की धार्मिक विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बौद्धों के लिए भी बड़ा केंद्र था और जैन धर्म के लिए भी उतना ही पवित्र। अच्छा। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म भी यहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये जमीन कैसे अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं का संगम थी। ठीक है। महाकाव्यों और नए धर्मों के बाद जब बड़े साम्राज्य बनने शुरू हुए, तब इस क्षेत्र का क्या हुआ? मतलब मौर्य और गुप्त काल ने यहाँ अपनी क्या छाप छोड़ी? मौर्य काल की सबसे बड़ी और आप कह सकती हैं अमिट छाप सम्राट अशोक ने छोड़ी। अशोक ने? उन्होंने यहाँ कई स्तूप और स्तंभ बनवाए, और सारनाथ का वो मशहूर सिंह स्तंभ, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। बिल्कुल, वो इसी दौर की और इसी जमीन की देन है। ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये शांति और धम्म के शासन का प्रतीक है। और गुप्त काल, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, उसने तो कला और वास्तुकला को एक नई ऊंचाई दी होगी। बिल्कुल दी। उस दौर ने वास्तुकला के कुछ ऐसे नमूने दिए जो आज भी हैरान करते हैं, जैसे कानपुर का भीतरगांव मंदिर। हाँ, उसके बारे में मैंने सुना है। कमाल की बात यह है कि ये मंदिर पकी हुई ईंटों से बना है। मतलब उस दौर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है ये। और
ललितपुर का देवगढ़ दशावतार मंदिर? वो तो गुप्तकालीन मूर्तिकला और वास्तुकला का, आप कह सकती हैं, शिखर है। ये इमारतें उस दौर की समृद्धि और कलात्मकता का जिंदा सबूत हैं। तो एक तरफ गुप्तकाल ने इस क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से शिखर पर पहुंचाया, लेकिन जैसे ही ये साम्राज्य कमजोर पड़े, सत्ता का केंद्र बिखरने लगा। हाँ, एक खालीपन आ गया था। और इसी बिखराव ने दिल्ली से आ रही नई ताकतों के लिए, मतलब दिल्ली सल्तनत के लिए दरवाजे खोल दिए। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। उस दौरान ये पूरा क्षेत्र सीधे दिल्ली के नियंत्रण में आ गया और प्रशासनिक तौर पर बहुत अहम हो गया। बदायूं, कड़ा मानिकपुर और अवध इसके सबसे बड़े सूबे थे। यहीं से सल्तनत का शासन चलता था। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है नए शहरों का बसना। जैसे कि जौनपुर, मैंने सुना है उसे शिराजे हिंद भी कहते थे। ये नाम क्यों पड़ा? शिराज़े हिंद यानी हिंदुस्तान का शिराज। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था, लेकिन बाद में शर्की सुल्तानों के राज में जौनपुर इस्लामी शिक्षा, कला और संस्कृति का इतना बड़ा केंद्र बन गया कि उसकी तुलना ईरान के मशहूर शहर शिराज से होने लगी। अच्छा। वहाँ की अटाला मस्जिद आज भी उस दौर की शान की गवाह है। और एक और शहर था, आगरा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। 1504 में सिकंदर लोदी ने दिल्ली के बजाय एक नए शहर को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। उसने यमुना के किनारे आगरा शहर की स्थापना की और इस एक फैसले ने अगले 200 सालों के लिए हिंदुस्तान की सियासत का केंद्र तय कर दिया। और लोदी के बाद आए मुगल, और आगरा तो जैसे मुगल साम्राज्य का दिल ही बन गया। ये बदलाव कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। मतलब आप देखिए, मुगलों ने इस क्षेत्र को अपनी वास्तुकला से हमेशा के लिए अमर कर दिया। अकबर ने आगरा के पास एक पूरी नई राजधानी बसाई, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी तो एक जिंदा दस्तावेज जैसा लगता है। बिल्कुल। एक तरफ जोधाबाई का महल है जो राजपूती वास्तुकला से प्रेरित है, दूसरी तरफ तुर्की सुल्ताना का महल जिस पर फारसी असर दिखता है, और बीच में है इबादत खाना। हाँ, जहां अकबर हर धर्म के विद्वानों से चर्चा करते थे। उनकी दीन इलाही की सोच उस शहर के पत्थरों में आज भी जिंदा है। और बुलंद दरवाजा, वो तो सिर्फ एक दरवाजा नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। सही बात है। गुजरात पर अपनी जीत की याद में अकबर ने दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा बनवाया। ये महज एक गेटवे नहीं, ये पूरी दुनिया को मुगल सत्ता की ताकत का ऐलान था। और फिर आए शाहजहां और ताजमहल। हाँ, शाहजहां ने तो मोहब्बत और वास्तुकला को मिलाकर वो चीज बना दी जो आज भारत की पहचान है, मुगल कला का शिखर। और आगरा का किला भी तो है। सही कहा। आगरा की किले की नींव तो अकबर ने रखी थी, लेकिन उसके अंदर की कई खूबसूरत इमारतें जहांगीर और शाहजहां ने बनवाई। ये किला और ताजमहल दोनों यमुना किनारे खड़े होकर मुगल काल के उस सुनहरे दौर की कहानी सुनाते हैं। मुगलों की शान शौकत तो बेमिसाल थी, लेकिन ये हमेशा नहीं रही। जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, हाँ, तो वही जमीन जो कभी उनकी सत्ता का केंद्र थी, उनके खिलाफ बगावत का सबसे बड़ा गढ़ बन गई। हाँ, 1857 की कहानी यहीं से शुरू होती है ना? बिल्कुल। ये इतिहास का एक विडंबना भरा मोड़ है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सिपाहियों ने बगावत का बिगुल बजाया, दिल्ली चलो का नारा। हाँ, और इसके बाद तो जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में ये आग फैल गई। ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा, बल्कि एक जन आंदोलन बन गया। हर शहर से, हर तबके से एक नायक उठ खड़ा हुआ। बिल्कुल। जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उनका ये वाक्य तो आज भी जोश भर देता है। और सिर्फ झांसी ही क्यों, कानपुर में नाना साहब और उनके शानदार सेनापति तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में लियाकत अली, हाँ, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जिन्हें अंग्रेज अपना सबसे कट्टर और खतरनाक दुश्मन मानते थे। ये सब दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ राजा रानी नहीं, बल्कि आम लोग भी लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति को तो दबा दिया गया, लेकिन उसने आजादी की जो चिंगारी लगाई वो बुझी नहीं। बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन की मशाल भी इसी क्षेत्र में सबसे तेज जलती रही। इस दौर में यहाँ की क्या भूमिका थी? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है। 1857 में नेतृत्व राजा नवाबों के हाथ में था, अब नेतृत्व बुद्धिजीवियों और आम जनता के हाथ में आ रहा था। अच्छा। इस क्षेत्र ने वैचारिक नेतृत्व देना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 1885 से 1947 के बीच कांग्रेस के 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए। किसी भी दूसरे प्रांत से ज्यादा? हाँ,
इलाहाबाद और लखनऊ राजनीतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र बन गए। और 1916 का लखनऊ समझौता तो बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। ऐतिहासिक ही था। पहली बार आजादी की लड़ाई के दो सबसे बड़े खिलाड़ी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, एक ही टीम में खेलने के लिए राजी हुए, जिसने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को सीधी चुनौती दी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सिर्फ समझौते ही नहीं हुए, टकराव भी हुए, जैसे 1922 का चौरी चौरा कांड। हाँ, गोरखपुर के पास। उस हिंसा के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सही। तो ये दिखाता है कि ये क्षेत्र हर तरह की राजनीतिक गर्मी का केंद्र था। और हमें उन क्रांतिकारियों को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो गांधी जी के रास्ते से अलग थे। हाँ, जो अपने तरीके से आजादी हासिल करना चाहते थे। काकोरी ट्रेन एक्शन की कहानी तो आज भी सुनाई जाती है। बिल्कुल, और उसे याद करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग काकोरी को सिर्फ एक ट्रेन डकैती समझते हैं, पर वो एक राजनीतिक बयान था। अच्छा। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटा। उनका मकसद पैसा नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को संदेश देना था कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। और चंद्रशेखर आजाद का बलिदान। हाँ, 27 फरवरी 1931 प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से अकेले लड़ते हुए आखिरी गोली से खुद को शहीद कर लिया, लेकिन जीते जी उनके हाथ नहीं आए। उनका बलिदान एक प्रतीक बन गया। बिल्कुल। और कहानी का अंत भी उतना ही शानदार है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और कुछ दिनों के लिए एक समानांतर सरकार बना ली थी। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने देखा कि कैसे मध्य देश से लेकर आधुनिक उत्तर प्रदेश तक ये जमीन हमेशा भारत के इतिहास के केंद्र में रही है। बिल्कुल। चाहे वह अध्यात्म हो, संस्कृति हो, सल्तनत हो या स्वतंत्रता संग्राम। ऐसा लगता है कि हर बड़े दौर में यहाँ की घटनाओं ने पूरे देश की दिशा तय की है। सही कहा। हमने देखा कि ये महाकाव्यों की भूमि है, बौद्ध धर्म का पालना है, मुगल सत्ता का भव्य केंद्र रही और आज़ादी की लड़ाई का दिल भी बनी। गंगा यमुना के दोआब की ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत इतनी गहरी और इतनी विविध है कि वो आज भी यहाँ के समाज और राजनीति को प्रभावित करती है। गहराई से प्रभावित करती है। ये एक ऐसी विरासत है जिससे आप बच नहीं सकते। तो अब चलते हैं अगले अध्याय पर। आज हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक बनावट की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उत्तर प्रदेश के भूगोल का एक विस्तृत प्रोफाइल है। बिल्कुल। हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश के भूदृश्य को समझना, मतलब इसकी सीमाएं कहाँ हैं, इसकी नदियां इसे कैसे आकार देती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसकी जमीन इतनी उपजाऊ क्यों है? हाँ, यही। तो इस चर्चा में हम राज्य की भौगोलिक स्थिति, इसके भौतिक विभाजन और यहाँ की जलवायु और मिट्टी की जो अनूठी विशेषताएं हैं उन्हें समझेंगे। चलिए तो फिर सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश ठीक कहाँ स्थित है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। जी। इसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। लेकिन सिर्फ आकार ही तो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी जो उत्तर मध्य भारत की स्थिति है वो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये देश के बाकी हिस्सों को एक तरह से जोड़ता है। हाँ, एक जंक्शन की तरह है। अब आते हैं सीमाओं पर, और यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, और एक देश से भी लगती है। हाँ, नेपाल से। ये अपने आप में कमाल है। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। हिमाचल के साथ तो सबसे छोटी सीमा लगती है। हाँ, बिल्कुल। और पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। और दक्षिण में? दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और पूरब में है बिहार और झारखंड। मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इसी में कुछ जिले तो बहुत ही खास हैं, जैसे सोनभद्र। सोनभद्र की बात ही अलग है। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोचिए, एक ही जिले के अंदर 4 अलग-अलग संस्कृतियां आकर मिलती होंगी। सही बात है। वहाँ के लोगों के लिए तो शायद सीमा पार करना एक मोहल्ले से दूसरे में जाने जैसा होता होगा। और दूसरा है ललितपुर। हाँ, वो तो नक्शे पे ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश का हिस्सा हो। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों का रोजमर्रा का जीवन
उनका बाजार, रिश्तेदारियां, सब कुछ मध्य प्रदेश से ज्यादा जुड़ा होगा। तो ये तो हुई सीमाओं की बात, पर इन सीमाओं के अंदर क्या है? क्या ये पूरा राज्य एक सपाट मैदान है, जैसा हम अक्सर सोचते हैं? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। भूवैज्ञानिक रूप से ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड मतलब ये भूमि एक बहुत पुराने महाद्वीप का हिस्सा थी। जी, और यही बात उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार को भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से से जोड़ती है। अच्छा, तो स्रोत के अनुसार उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। हाँ, 3 बिल्कुल अलग-अलग हिस्से हैं। पहला है भाबर और तराई क्षेत्र। ये हिमालय के ठीक नीचे का इलाका है। भाबर मतलब वो अंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र जहां नदियां जमीन के नीचे हाँ गायब हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो जाहिर है कि वो खेती के लिए अच्छा नहीं है। और फिर भाबर के ठीक दक्षिण में तराई है। जहां वो गायब हुई नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं। अच्छा, तो ये एक दलदली और नम क्षेत्र बन जाता है। एकदम, और इसी नमी की वजह से यहाँ घने जंगल और वो लंबी वाली हाथी घास मिलती है। और ये धान और गन्ने की खेती के लिए बेहतरीन जगह होगी। बिल्कुल सही। तो ये हुआ पहला भाग। दूसरा है गंगा यमुना का मैदान। ये तो प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे उपजाऊ भी। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यहाँ 2 तरह की मिट्टी में अंतर समझना जरूरी है ना, खादर और बांगर। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खादर जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी है। मतलब जो नदियों के पास पाई जाती है। हाँ, जहाँ हर साल बाढ़ का पानी नई मिट्टी की परत बिछा देता है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होती है। और बांगर फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी हुई। सही, ये वो ऊंचा क्षेत्र है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। समझ गया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दक्षिण का पठारी प्रदेश। ये दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड के इलाके आते हैं, जैसे झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? यहाँ की जमीन पथरीली है और बारिश भी कम होती है। अच्छा। और यहाँ की मुख्य नदियाँ जैसे चंबल, बेतवा और केन ये हिमालय की नदियों से अलग हैं। मतलब ये ग्लेशियर से नहीं निकलती? नहीं, ये बारिश पर निर्भर करती हैं। आपने नदियों की बात छेड़ी तो चलिए इसी पर और बात करते हैं। नदियां तो वाकई उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। और यहाँ की नदियों को हम 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक जो हिमालय से निकलती हैं और दूसरी जो दक्षिण के पठार से। इससे उनके पानी के बहाव का पैटर्न समझने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले गंगा, राज्य की सबसे लंबी नदी। यूपी में इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। ये बिजनौर से राज्य में प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे कितने ही बड़े शहर इसी के किनारे बसे हैं। और फिर है यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये सहारनपुर से राज्य में प्रवेश करती है। और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। मथुरा और आगरा इसी के तट पर है। जी हाँ। एक नदी है गोमती, जिसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली कि वो पहाड़ों से नहीं निकलती। हाँ, वो मैदानी इलाके की फुल्लर झील से निकलती है, पीलीभीत में। ये बहुत अनोखी बात है। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी के किनारे है। फिर आती है घाघरा, जिसे अयोध्या में सरयू कहते हैं। अयोध्या शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। और एक है राप्ती नदी, इसे गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि इसमें अक्सर बहुत भयानक बाढ़ आती है। ये दिखाता है कि नदियां जीवन देती भी हैं और कभी-कभी ले भी लेती हैं। बिल्कुल। और दक्षिण के पठार से निकलने वाली बेतवा और केन ये यमुना में मिलती हैं। हाँ, और बेतवा नदी पर ही माता टीरा और राजघाट बांध बने हुए हैं। तो ये तो हुई नदियों की बात। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। उत्तर प्रदेश की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी कह सकते हैं। मतलब यहाँ 3 मुख्य ऋतुएं हैं, गर्मी, बारिश और सर्दी। गर्मी जो मार्च से जून तक होती है, जब लू चलती है। आगरा और झांसी सबसे गर्म जिले माने जाते हैं। जी। और बारिश का मौसम जून से सितंबर। यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। आप गोरखपुर और मथुरा की बात करें। हाँ, सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में होती है और सबसे कम मथुरा में। ऐसा क्यों? ये भूगोल से सीधे तौर पर जुड़ा है। मानसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से आती हैं। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर? एकदम। तो जब वो पूरब में गोरखपुर पहुंचती हैं, तो उनमें बहुत नमी होती है और वो जमकर बरसती हैं। और जैसे जैसे वो पश्चिम में मथुरा तक पहुंचती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। हाँ, उनकी नमी कम हो जाती है, इसलिए मथुरा में बारिश कम होती है। ये अंतर राज्य की फसलों पर भी असर डालता होगा। बहुत ज्यादा। और सर्दी का मौसम नवंबर से फरवरी, जिसमें जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। सही। मिट्टी की बात करें तो
मैदानी इलाकों में तो जलोढ़ मिट्टी ही है। हाँ, सबसे ज्यादा वही है। इसमें पोटाश और चूना तो भरपूर होता है, लेकिन एक चीज की कमी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और शायद यही कारण है कि यहाँ यूरिया खाद का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किसान को मिट्टी की इसी कमी को पूरा करना होता है। वहीं बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में वहाँ लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। जो चना और अरहर जैसी दालों की खेती के लिए अच्छी होती है। जी, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। तो अब आखिर में बात करते हैं वनों की। यूपी में वन क्षेत्र काफी कम है, लगभग 6.15% ही। ये चिंता की बात है। सबसे ज्यादा वन सोनभद्र में है और सबसे कम भदोई जिले में, जो कि एक मैदानी जिला है। हाँ, लेकिन राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, दुधवा नेशनल पार्क। लखीमपुर खीरी में ये बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और सबसे नया चित्रकूट का रानीपो टाइगर रिजर्व। तो ये संरक्षण की दिशा में एक अच्छा कदम है। निश्चित रूप से। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के भूगोल की एक तरह से पूरी यात्रा की। हाँ, इसके विशाल मैदानों से लेकर चट्टानी दक्षिणी पठार तक, सोनभद्र जैसे अनूठे जिलों और यहाँ के मौसम की विविधताओं को समझा। तो इसका सार ये है कि उत्तर प्रदेश का भूगोल सिर्फ नक्शों और नदियों तक सीमित नहीं है। सही बात है। ये यहाँ की कृषि, संस्कृति और इतिहास की नींव है। गंगा के मैदान की उर्वरता ही यहाँ की घनी आबादी और ऐतिहासिक महत्व का मुख्य कारण है। बिल्कुल। और अब चलते हैं अगले अध्याय पर। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना की गहराई में उतर रहे हैं। और हमें जो जानकारी मिली है वो एक ऐसे राज्य की पूरी तस्वीर दिखाती है जिसकी आबादी ब्राजील के बराबर है। तो सवाल यही है कि क्या एक राज्य को, मतलब एक देश की तरह चलाया जा सकता है? आज हम इसी विशाल मशीनरी के कह सकते हैं पुर्जे को समझने की कोशिश करेंगे, राज्यपाल के दफ्तर से लेकर गांव की पंचायत तक। और देखेंगे कि असल ताकत किसके हाथ में है। हाँ, और एक आम नागरिक के लिए सरकार का मतलब क्या है। शुरुआत में ही एक दिलचस्प बात सामने आती है, वो है राज्यपाल की दोहरी भूमिका। जी, वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। तो संविधान का जो भाग 6 है वो राज्यपाल के बारे में बताता है, और उसमें एक बहुत ही दिलचस्प वाक्यांश है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। प्रसाद पर्यंत। हाँ, सुनने में तो ये बहुत औपचारिक लगता है, पर इसका असल मतलब तो ये हुआ कि राज्यपाल की कुर्सी मतलब सैद्धांतिक रूप से 5 साल की है, पर असल में उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये तो एक अजीब सी स्थिति है राज्य का मुखिया होने के नाते। हाँ, और यही वो बिंदु है जहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की राजनीति की जटिलता सामने आती है। प्रसाद पर्यंत का सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति, जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, वो राज्यपाल को कभी भी हटा सकते हैं। कभी भी। और यहीं पर संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख यानी मुख्यमंत्री के बीच का वो महीन अंतर और कभी-कभी तनाव भी साफ नजर आता है। क्योंकि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर राज्य की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के मुखिया हैं। और इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी काफी अनोखा है। मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। कोई भी विधेयक उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। और तो और अनुच्छेद 161 के तहत उन्हें सजा माफ करने की शक्ति भी है, सिवाय मृत्युदंड के। जी हाँ, और ये तो उनकी कह सकते हैं सामान्य शक्तियां हैं। असली पेंच तो उनकी विवेकाधीन शक्तियों में छिपा है। विवेकाधीन शक्तियां मतलब वो शक्तियां जिनका इस्तेमाल वो अपनी समझ से करते हैं, बिना मुख्यमंत्री की सलाह के। जैसे कि जब चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले, हाँ, तो किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना है ये उनका फैसला होता है। या फिर जो और भी विवादास्पद है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी हो। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी, और इसके गलत इस्तेमाल की भी पूरी गुंजाइश है। बिल्कुल। अनुच्छेद 356। हाँ, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना राज्यपाल की सबसे विवादास्पद शक्ति रही है। सैद्धांतिक तौर पर यह राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर एक सेफ्टी वॉल्व है, एक सुरक्षा वॉल्व। लेकिन व्यवहार में
जैसा कि हमें जानकारी से पता चलता है, इसका राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने का एक लंबा इतिहास रहा है। यहीं पर राज्यपाल की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम भी इस पद से जुड़े हैं। सरोजनी नायडू, जो सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं। और वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल इस पद पर हैं। जी, चलिए अब संवैधानिक प्रमुख यानी मुख्यमंत्री की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। ये तो सीधी सी बात लगती है। प्रक्रिया सीधी है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद अपने आप में एक पूरा संस्थान है। वो सिर्फ सरकार के मुखिया नहीं है। वो राज्यपाल और अपनी मंत्री परिषद के बीच का पुल भी है। बिल्कुल। राज्य के सारे बड़े फैसले, सारी नीतियां सब उन्हीं के नेतृत्व में बनती और लागू होती हैं। हमारे पास जो नाम है वे उत्तर प्रदेश की राजनीति की पूरी कहानी कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री और सुचेता कृपलानी जो सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये तो ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं। और ये सूची हमें ये भी बताती है कि यूपी की राजनीति का राष्ट्रीय पटल पर कितना असर है। चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह दोनों यहाँ मुख्यमंत्री रहे और बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। ये दिखाता है कि दिल्ली का रास्ता अक्सर लखनऊ से होकर गुजरता है। इसी सूची में एक और नाम है मायावती का, जो रिकॉर्ड 4 बार मुख्यमंत्री बनी। ये सिर्फ एक आंकड़ा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उत्तर प्रदेश के समाज और राजनीति के बारे में क्या बताता है? देखिए, मायावती का 4 बार मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है। ये उस दौर को दिखाता है जहां जातिगत समीकरण और सामाजिक न्याय की राजनीति मुख्य धारा में आई। यह साबित करता है कि सत्ता के पारंपरिक केंद्रों को भी सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है और एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया जा सकता है। हाँ, भले ही वो कई बार गठबंधन की मजबूरियां पर ही क्यों न टिका हो। तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल सरकार चलाते हैं, लेकिन ये जो नीतियां बनाते हैं, जो कानून लागू करते हैं, उन्हें मंजूरी कहाँ से मिलती है? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर राज्य के विधानमंडल की भूमिका आती है, जो उत्तर प्रदेश में और भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ एक नहीं 2 सदन है। हाँ, उत्तर प्रदेश उन 6 राज्यों में से है जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में 2 स्तरों पर बहस और जांच होती है। अच्छा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सदन है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए वाला सदन। जी। यहाँ 403 सदस्य हैं, जो पूरे भारत में किसी भी राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा हैं। इन्हें हम विधायक या एमएलए कहते हैं, जो सीधे जनता द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसमें समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व देना भी जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक 403 में से 84 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। और एक अहम बदलाव ये भी हुआ है कि 104वें संविधान संशोधन के बाद वो जो एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत करने की पुरानी व्यवस्था थी, वो अब खत्म कर दी गई। हाँ, वो खत्म हो गई है। बिल्कुल सही। अब आते हैं दूसरे यानी उच्च सदन पर, जिसे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। विधान परिषद यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा की तरह। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें 100 सदस्य होते हैं। और ये संख्या भी भारत में सबसे ज्यादा है। जी, यह भी भारत के सभी राज्यों की विधान परिषदों में सबसे ज्यादा है। अनोखा और जटिल है। ये सीधी सीधी वोटिंग नहीं है। हाँ, और यही इसकी खासियत है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह व्यवस्था सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं बल्कि समाज के दूसरे क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोगों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, ये कैसे? इसका बंटवारा देखिए। 1/3 सदस्य तो विधानसभा के विधायक अपने में से चुनते हैं। ठीक है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका और जिला बोर्डों के सदस्य चुनते हैं। फिर 112 सदस्य राज्य के शिक्षक चुनते हैं। शिक्षक भी? हाँ, और 112 सदस्य स्नातक यानी ग्रेजुएट चुनते हैं। अरे वाह। और बाकी बचे 16 सदस्यों को राज्यपाल खुद मनोनीत करते हैं। ये लोग कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। ये व्यवस्था सुनने में तो बहुत आदर्श लगती है। मतलब जहाँ शिक्षकों, स्नातकों और विशेषज्ञों को भी सीधे विधायिका में अपनी बात रखने का मौका मिलता है। लेकिन
क्या ये व्यवहार में भी उतनी ही प्रभावी है या ये बस राजनीतिक नियुक्तियों और कह सकते हैं एहसान चुकाने का एक और रास्ता बन जाती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, इस व्यवस्था के पीछे की सोच यही थी कि विधानसभा की जो राजनीतिक गहमागहमी होती है, उससे अलग विधान परिषद में मुद्दों पर ज्यादा गंभीरता और विशेषज्ञता के साथ विचार हो सके। और होता भी होगा कई बार। कई मामलों में ऐसा होता भी है, जहां मनोनीत सदस्य अपनी विशेषज्ञता का लाभ देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि समय के साथ इसे अक्सर सक्रिय राजनीति से रिटायर हुए नेताओं को समायोजित करने या गठबंधन के सहयोगियों को खुश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो इसकी प्रभावशीलता नियत पर निर्भर करती है। बिल्कुल, कि इसका इस्तेमाल किस मंशा से किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक कार्यपालिका है जो काम करती है और एक विधायिका है जो कानून बनाती है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई अपने दायरे से बाहर जाए या कोई ऐसा कानून बना दें जो संविधान के खिलाफ हो, तो उसे कौन रोकेगा? यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका आती है। न्यायपालिका। और उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका का केंद्र है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी। आगरा में? हाँ, जिसे लखनऊ में इसकी एक स्थायी खंडपीठ भी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इसकी क्षमता है। न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है 160। 160 जज। ये आंकड़ा ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इस राज्य में न्याय व्यवस्था पर कितना बोझ है और इसका महत्व कितना ज्यादा है। इस संख्या के आधार पर यह न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। पूरे एशिया का? जी हाँ। चलिए, अब राज्य की राजधानी से निकलकर उस स्तर पर चलते हैं जहां सरकार सीधे लोगों से मिलती है, यानी पंचायती राज। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की विशाल ग्रामीण आबादी के लिए सरकार का असली मतलब लखनऊ में बैठे मंत्री नहीं, बल्कि उनके गांव का प्रधान और ब्लॉक का प्रमुख है। यहाँ बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसे 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक सुरक्षा मिली है। जी। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये 3 स्तर कौन-कौन से हैं? सबसे निचले और सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर है ग्राम पंचायत। इसका मुखिया होता है प्रधान, जिसे गांव के लोग सीधे चुनते हैं। हाँ, गांव के सभी वयस्क मतदाता सीधे वोट देकर चुनते हैं। गांव की सड़क, नाली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतें इसी के जिम्मे होती हैं। और इसके ऊपर? इसके ऊपर यानी मध्य स्तर पर है क्षेत्र पंचायत, जिसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। इसका प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है, जिसका चुनाव गांव के चुने हुए पंचायत सदस्य मतलब बीडीसी करते हैं। तो ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। हाँ, और सबसे ऊपर जिले के स्तर पर है जिला पंचायत। इसका मुखिया जिला अध्यक्ष होता है और उसका चुनाव भी जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य ही करते हैं। और इन सब में एक बहुत ही प्रगतिशील बात जो हमारी जानकारी में सामने आई है, वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। हाँ, न्यूनतम 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। निसंदेह इससे न सिर्फ लाखों महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में पहली बार हिस्सा लेने का मौका मिला है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर विकास के मुद्दों का नजरिया भी बदला है। तो ये तो हो गई राजनीतिक संरचना। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधान तक ये सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन इनकी नीतियों को दिन प्रतिदिन जमीन पर उतारने का काम कौन करता है? यहाँ सरकार की स्थायी मशीनरी यानी प्रशासन की भूमिका आती है। प्रशासन मतलब ब्यूरोक्रेसी। और ये मशीनरी भी राज्य की तरह ही विशाल है। प्रशासन में एक कहावत है कि जिले में डीएम की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो सुना है। भले ही ये अतिशोक्ति हो, पर यह दिखाता है कि जमीनी स्तर पर शक्तियां कितनी केंद्रीकृत हैं और ये पद कितना महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है? मंडल, जिला, तहसील, ये सब क्या है? इसे ऊपर से नीचे समझते हैं। पूरे राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 मंडलों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। 18 मंडल? हाँ, हर मंडल में 3 से 6 जिले होते हैं। मंडल का बॉस एक बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, जिसे मंडलायुक्त या डिविजनल कमिश्नर कहते हैं। ठीक है। फिर मंडल के नीचे आते हैं जिले, जो यूपी में कुल 75 हैं। जिले का मुख्य प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है जिलाधिकारी यानी डीएम या कलेक्टर। डीएम। पुलिस प्रशासन में भी एक दिलचस्प बंटवारा है। ज्यादातर जिलों में पुलिस प्रमुख एसपी या एसएसपी होते हैं, जो डीएम के साथ मिलकर काम करते हैं। जी। लेकिन
लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे 7 बड़े शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। इसका मतलब क्या और यह अलग क्यों है? ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है। इसका मकसद बड़े और जटिल शहरी इलाकों में पुलिसिंग को ज्यादा प्रभावी और तेज बनाना है। तेज बनाना है। सामान्य व्यवस्था में कानून व्यवस्था से जुड़ी कई शक्तियां, जैसे धारा 144 लगाना या किसी प्रदर्शन की अनुमति देना, ये डीएम के पास होती हैं। पुलिस को उनसे पूछना पड़ता है। अच्छा, लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली में ये मजिस्ट्रेट वाली शक्तियां पुलिस कमिश्नर को दे दी जाती हैं। तो इससे पुलिस को फैसले लेने के लिए डीएम की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, जिससे आपातकालीन स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सकती है। तो ये कमिश्नरेट प्रणाली, इसका मतलब है कि पुलिस को ज्यादा स्वायत्तता और ताकत दी जा रही है। हाँ, एक तरह से इसके पीछे की सोच तो तेजी से काम करना है, लेकिन क्या इससे शक्ति के दुरुपयोग का खतरा भी नहीं बढ़ता? ये बहस का एक अहम मुद्दा है। समर्थकों का कहना है कि इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ती है, क्योंकि अब वो किसी और पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। वहीं आलोचकों को यही चिंता रहती है कि इससे पुलिस के हाथ में असीमित अधिकार आ सकते हैं। इसीलिए व्यवस्था सिर्फ बड़े महानगरों में ही लागू की गई है, जहाँ चुनौतियां अलग किस्म की होती हैं। जी। और इस पूरी प्रशासनिक श्रृंखला में सबसे आखिरी कड़ी कौन है? वो सरकारी कर्मचारी जिससे एक आम नागरिक का सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। अगर हम राजस्व प्रशासन की बात करें तो वो है लेखपाल, लेखपाल, जिसे कुछ राज्यों में पटवारी भी कहते हैं। हाँ वही। ये इस विशाल मशीनरी की सबसे जमीनी और शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जमीन के सारे रिकॉर्ड, नक्शे, किस खेत का मालिक कौन है, फसल का ब्यौरा क्या है, सब कुछ लेखपाल के रजिस्टर में दर्ज होता है। हाँ, जिसे खसरा खतौनी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री किसानों के लिए कोई योजना बनाते हैं और उसका सीधा असर हजारों किलोमीटर दूर किसी गांव में उस लेखपाल के काम पर पड़ता है, जो किसी किसान की जमीन का ब्यौरा दर्ज कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत लंबी और जटिल चेन है। तो हमने उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था का एक पूरा चक्कर लगाया, राज्यपाल के आलीशान दफ्तर से लेकर गांव में जमीन का हिसाब किताब रखने वाले लेखपाल तक। ये एक विशाल और अविश्वसनीय रूप से जटिल मशीनरी है जो लगभग 24 करोड़ लोगों के जीवन को रोज प्रभावित करती है। बिल्कुल, ये संरचना एक ऐसे राज्यों को चलाने के लिए बनाई गई है जिसकी आबादी दुनिया के ज्यादातर देशों से भी ज्यादा है। इसमें हर स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों यानी नेताओं और स्थायी नौकरशाही यानी अधिकारियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और यही संतुलन इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है और इसकी सबसे बड़ी खूबी भी। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले अध्याय पर। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूपरेखा किताब का अध्याय 4 है, जो सीधे सीधे यूपी की अर्थव्यवस्था पर बात करता है। और इसमें घुसते ही एक बहुत बड़ा दावा सामने आता है कि उत्तर प्रदेश अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था